हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने यूनिट 4 की वीडियो में कहा था कि जैसे ही यूनिट 4 की वीडियो 50 लाइक हिट करेगी वैसे ही मैं यूनिट 5 की वीडियो को अपलोड कर दूंगा। ओके, तो आप लोगों ने 50 लाइक यार हिट करा दिया, तो लो मैं आप लोगों के लेकर यूनिट 5 की वीडियो आ गया हूं। तो यूनिट 5 की वीडियो को देखिए एंड एंजॉय करिए और इस वीडियो को यार एक लाइक करो एंड कमेंट करके मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए एंड ये भी बताओ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने जो वीडियो बनाया आप लोगों को अच्छा लगा। तो चलो इस वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यूनिट 5 की और हमेशा की तरह यार सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स के बारे में इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की, जो कि मेंटेनेंस के बारे में यार पूरे इस वीडियो में बात किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की, फिर बात करेंगे व्हाई सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, री इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, केस टूल, पर्ट, कोकोमो, रिस्क मैनेजमेंट। और हमेशा की तरह ये वीडियो हम लोग की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी और यूं इस तरह से आप लोग स्माइल करोगे यार अब तो मजा आ गया, 5 यूनिट तो एंड हो गया, अब कोई भी एग्जाम होगा वहां पे फोड़ दूंगा। मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे अब बड़े आराम से आंसर दे लूंगा। ठीक है, अगर आपने यूनिट 5 पूरी वीडियो अच्छे से देख ली ना, 1 2 3 4 5, देन आई एम 100% श्योर कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो बहुत ही आसानी से आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो कि एसडीएलसी में एक पार्ट आता है ना, तो वही मेंटेनेंस है। तो देखो, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एसडीएलसी जब हम लोग पढ़े थे तो प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती थी ना, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट, फिर मेंटेनेंस, लास्ट में जो मेंटेनेंस आता था तो वही मेंटेनेंस यहाँ पे है। तो देखा जाए तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है इसमें जो एसडीएलसी का ही एक एक पार्ट आपको यहाँ पे डिस्कस करने को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो पूरी यूनिट में आपका वही एसडीएलसी ही कवर किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कोकोमो वगैरह है ना, पर्ट वगैरह, ये थोड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टॉपिक हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है तो काफ़ी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो है ये एसडीएलसी का एक पार्ट है। ठीक, अब बात करते हैं इट्स मेन पर्पज इज टू मॉडिफाई एंड अपडेट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आफ्टर डिलीवरी टू करेक्ट फॉल्ट एंड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब देखो, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का काम कहाँ पे होता है, ये स्टोरी में बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझना। ये क्लाइंट है, समझ लेना, ये क्लाइंट एक कंपनी के पास गया एक एप्लीकेशन बनवाने के लिए। इसने सारे रिक्वायरमेंट्स वगैरह बता दिया कि मुझे ऐसी ऐसी एप्लीकेशन बनवानी है, इसमें चैटिंग करना हो, वीडियो कॉलिंग करना हो, लोगों से बात करना हो, नए नए प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो, काफ़ी चीज़ इसने बता दिया, रिक्वायरमेंट बता दिया। ये कंपनी एक टीम को पकड़ेगी, उस टीम को वो काम दे देगी करने के लिए, वो टीम काम कर देगी और एक ऐप बनाकर दे देगी, एक ऐप बनाकर दे देगी और ये ऐप दे दिया जाएगा कस्टमर को। कस्टमर को मिल गया एप्लीकेशन, अब वो बांट देगा अपने जो भी यूजर्स उसके रहेंगे, प्ले स्टोर पे पब्लिश कर देगा, वो अपना यूज करेगा वहां पे। लेकिन इन फ्यूचर अगर उसे कोई उस एप्लीकेशन में चेंजेस कराने हो, नई फंक्शनैलिटी ऐड करानी हो, ठीक है, नई फंक्शनैलिटी जैसे कि मान लो पेमेंट सिस्टम ऐड करवाना हो उस एप्लीकेशन में, या फिर हो सकता है उस एप्लीकेशन में कोई बग्स आ जाए इन फ्यूचर, तो वो क्या करेगा, कस्टमर फिर आएगा इस कंपनी के पास और कहेगा इसमें नई फंक्शनैलिटी ऐड कर दो, इसमें कुछ एरर आ गया। तो उसी एरर को फाइंड आउट करना, उसी नए फंक्शनैलिटी को ऐड करना ही हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। आई होप की चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। तो मेंटेनेंस का पता चला ना कि कहाँ पे मेंटेनेंस का काम आता है। ठीक, तो आई होप की चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। द इसेंशियल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस रिक्वायर्स प्रिपरेशन ऑफ एन एक्यूरेट प्लान ड्यूरिंग द डेवलपमेंट साइकिल। ओके, द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज क्विट हाई। देखो, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट हाई होती है क्योंकि मेंटेनेंस करना थोड़ी आसान काम नहीं होता, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा सा कोड बेस होता है। एक जो प्रोजेक्ट बनता है ना उसमें बहुत सारे कोड वगैरह होते हैं, तो उस कोड को भी संभालना पड़ता है। तो उतने बड़े कोड में चेंजेस करना, चीज़ों को, नए चीज़ों को इंप्लीमेंट करना, तो ये थोड़ी क्रिटिकल टास्क होता है। तो इसलिए इसकी थोड़ी जो कॉस्ट होती है ना वो भी हाई होती है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, नीड फॉर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, मैंने कुछ जरूरतें बता दिया पहले इस स्टोरी में जो मैंने अभी स्टोरी बताया, लेकिन फिर भी थोड़े थ्योरेटिकल पार्ट में देख लेते हैं कि क्या है इसकी जरूरत। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉफ्टवेयर ओरिजिनल रिक्वायरमेंट में चेंज टू रिफ्लेक्ट द कस्टमर नीड। अब देखो, हो सकता हो टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम जैसे ही बीतता है, हो सकता हो जो यूजर्स हो, जो कस्टमर हो,
उनकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए। अब स्टार्टिंग में आप लोग जो व्हाट्सअप यूज करते थे तो क्या स्टेटस का ये ऑप्शन था? नहीं था। स्टार्टिंग में जब व्हाट्सअप आया था तो बस वहाँ पे हम लोग चैटिंग कर पाते थे, ठीक है। तो व्हाट्सअप ने क्या किया, नए अपडेट जब लाया तो उसमें मेंटेनेंस वगैरह किया, नए फीचर्स ऐड किया। तो क्या किया उसने, स्टेटस लगाने का ऑप्शन डाल दिया, वीडियो कॉलिंग का कर दिया। अभी देखो हाल ही में यूपीआई का ऑप्शन ऐड किया गया है कि आप व्हाट्सअप की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है यार, ये रियल लाइफ से अगर मैच करके देखो तो मेंटेनेंस में तो ही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि चीज़ों को पढ़ो तो रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ो, वो चीज़ें हमें बहुत दिन तक याद रहती हैं, ठीक। अब देखो, एरर्स अनडिटेक्टेड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मे बी फाउंड ड्यूरिंग द यूज एंड रिक्वायर करेक्शन। अब देखो, हो सकता हो कि जब डेवलपमेंट फेज चल रहा हो, जब डेवलपमेंट हो रहा हो तो वहां पे एरर ना मिली हो, ठीक है, और जब यूजर्स यूज करें तो वहां पे एरर मिल जाए, तो उस एरर को फिक्स करने के लिए मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल के लिए आप ही देख लो, कभी कभी आपको सुनने में आता होगा गूगल क्रोम में एक वल्नरेबिलिटी मिल गई है, आता है ना, तो तुरंत ही क्या करता है, क्रोम नया वर्जन रिलीज कर देता है उसे सॉल्व करके, ठीक है। बग बाउंड्री वगैरह आप लोग सुनते होंगे, मे भी कुछ लोग यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर स्टूडेंट होंगे तो बग बाउंड्री का कॉन्सेप्ट नाम सुने होंगे, जहाँ पे क्या होता है कि ऑल इंडिया में हर कंपनी ओपन टू ऑल करती है कि लो आप मेरे में कोड, मतलब मेरे जो भी प्लेटफॉर्म उसमें कमियां खोजो कोड में और मुझे रिपोर्ट करो, उसके बदले अगर वो सभी चीज़ जेन्युइन होती है तो वहाँ पे उसे कुछ पैसे भी मिलते हैं जो उस बग को फाइंड आउट करता है, ठीक है, और वहाँ पे उस बग को फाइंड आउट करके नया वर्जन वो रिलीज कर देती है, यानी कि मेंटेनेंस करती है। तो यही होता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में कि कुछ चीज़ें एप्लीकेशन की होती है कि डेवलपमेंट फेज में नहीं मिलती हैं, जब यूजर यूज करता है तो वहाँ पे चीज़ें आती हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस का काम आता है, ठीक है। विद द टाइम न्यू टेक्नोलॉजी आर इंट्रोड्यूस सच एज न्यू हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। अब देखो टाइम टू टाइम अब देखने के लिए आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है कि नए नए हार्डवेयर आ रहे हैं, नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं। तो हो सकता हो जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन हो या जो सॉफ्टवेयर हो नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल ना पाए, नए हार्डवेयर पर चल ना पाए, तो यानी कि आपको उसके अकॉर्डिंग नए अपडेट लाने पड़ेंगे ताकि आपका जो एप्लीकेशन हो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे हार्डवेयर पर आसानी से चल सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जो कि लॉलीपॉप वर्जन या एंड्रॉयड के लॉलीपॉप या किटकैट वगैरह पर ही चले, उसके आगे वाले वर्जन पे ना चले, बल्कि अभी एंड्रॉयड का 12th वर्जन वगैरह आ चुका है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी ना। उसमें एपीआई लेवल वगैरह सेट करते हैं। अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाए जो कि जिसका एपीआई लेवल अंडर आपने बिलो 21 सेट किया है, तो उस जो एप्लीकेशन होगी 21 के नीचे चलेगी लॉलीपॉप वगैरह पे। लेकिन अगर हायर आप 21 के ऊपर चलाते हैं ना, बना देते हैं ना एप्लीकेशन, तो आपकी लॉलीपॉप के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशन होगी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली वर्जन होंगे ना एंड्रॉयड के, उस पर आपकी एप्लीकेशन चलेगी। मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूँ, मैं इसको नहीं, मैं यहाँ पर कट करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ हो जाएगा। चीज़ें जानना चाहते हैं तो मेरा एक चैनल है, उससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उस पर नए नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो में डालता रहता हूँ और डालूंगा, आप उस वहाँ से आप हमेशा अपडेट रहेंगे क्या चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। चलो फिर इसके बाद देखते हैं कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के कुछ टाइप्स होते हैं, वो जानना हमें जरूरी होता है, उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले करेक्टिव मेंटेनेंस है। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कितना थोड़ा थोड़ा लिखाऊं ना, या मैं हमेशा ही थोड़ा सा ही लिखता हूं। मैं सोचता हूं कि आपको मेन क्रक्स बता दूं कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या होता है। थ्योरेटिकल तो आपको हर जगह मिल जाएगी पढ़ने के लिए। चलो यहाँ पर देखो, आपको तो कॉलेज वाले भी नोट्स देते हैं बड़े बड़े, पूरा लो बेटा इतना पढ़ो उतना पढ़ो, बहुत सारे नोट्स देते हैं, लेकिन पढ़ता कौन है? समझ में आएगा तब तो लोग इंसान पढ़ेगा, नोट्स देने से क्या होता है। चलो यहाँ पर देखो, तो बेसिकली हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट समझते हैं। बाकी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी का वो नहीं कह रहा है कि कॉलेज में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, टीचर भी अच्छे पढ़ाते हैं, कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है। आप लोग वहाँ पे भी पढ़िए। चलो यहाँ पे देखो, इधर डिस्कवर्ड बाय यूजर और कंक्लूडेड बाय यूजर एरर रिपोर्ट्स, ये होता है करेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर। एडाप्टिव के अंदर क्या होता है? दिस इंक्लूड मॉडिफिकेशन एंड अपडेशन अप्लाई टू कीप द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अप टू डेट, यानी कि यार देखो जो भी सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन या अपडेशन वगैरह होता है जिसकी वजह से हम जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसे अप टू डेट रखते हैं, ठीक है। ट्यून टू द एवर चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक। परफेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है? इट इंक्लूड्स न्यू फीचर्स, न्यू यूजर रिक्वायरमेंट्स, या नए फीचर्स ऐड करना, जो भी यूजर्स की नई नई रिक्वायरमेंट होती है उसे ऐड करना। फॉर रिफाइनिंग द सॉफ्टवेयर इंप्रूव इट्स रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, it aim to attend problem which are not significant at this moment but may cause serious issue in future, ये होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये होता है कुछ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के टाइप्स। आई होप की चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी एंड आपके फेस पे स्माइल आ रहा होगा। मैं बहुत डीप में नहीं बता रहा हूँ यार, थ्योरी है, आप इसे पढ़ोगे ना एक बार समझ में आ जाएगा। और जैसा कि अगर पिछले यूनिट्स अगर आपकी क्लियर है ना, तो ये सारी चीज़ें तभी आपको अच्छे समझ में आने वाली हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं, वाई सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड।
अब एक्चुअल में सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड क्यों पड़ी, मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी पहले जिससे आपको पता चल गया होगा कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड क्यों पड़ी। मैंने जो अभी व्हाट्सअप का स्टोरी बताया और जो पहले क्लाइंट वाली स्टोरी बताई मैंने, समझ में आ गया होगा आपको। तो थोड़ा थ्योरी पार्ट में कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आपको लिखने भी तो पड़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप व्हाट्सअप का स्टोरी लिख कर चले आओगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, तो थ्योरी तो लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आता है बग फिक्सिंग में, कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड क्यों है बग फिक्सिंग में, जैसे कि सर्चिंग एरर्स इन कोड एंड करेक्टिंग देम। यानी कि मेंटेनेंस में क्या होता है कि जो भी कोड होता है उसमें एरर्स को फाइंड करना और उसे करेक्ट करना। यानी कि देखो टेस्टिंग फेज में टेस्टिंग करते हैं, एरर्स वगैरह फाइंड करते हैं, फिर उसको क्या होता है मेंटेनेंस फेज में जाता है, वहां पे उस चीजों को फिक्स कर दिया जाता है। दिस इशूज कैन बी अकर्ड इन एनी पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के किसी भी पार्ट में ये इशू आ सकता है। पार्ट मीन्स दैट इन एनी मॉड्यूल, okay, not in the any specific module, in any module, like you know that a software is built to combine lots of module, not 2 3 4 module, like it's a 10 plus module, like you know। तो एक जो सॉफ्टवेयर बनता है उसमें बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, तो किसी भी मॉड्यूल में कोई भी एरर्स आ सकता है। कैपेबिलिटी इनहेंसमेंट, ओके, सो मेकिंग इंप्रूवमेंट इन फीचर्स एंड फंक्शन टू मेक सॉल्यूशन कंपैटिबल विद द वेरिंग मार्केट इन्वायरमेंट। ठीक, अब देखो रिमूवल ऑफ आउटडेटेड फंक्शन। अब देखो ओल्ड कोडिंग एलिमेंट्स आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ न्यू कोडिंग एलिमेंट्स। अब देखो क्या होता है कि जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो कुछ आउटडेटेड फंक्शन वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, कुछ ट्रेडिशनल मेथड से कोडिंग कर देते हैं। जिस चीज़ की कोडिंग हम लोग मान के चलो 10 लाइन में किए हैं, नए वाले फीचर 5 लाइन के कर देते हैं, तो लाइन सब कोड कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुने होंगे, तो अब इसकी मोबाइल से मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जा रही है। तो क्या है, पहले जावा में अगर हम लोग 20 लाइन 15 लाइन की कोडिंग करते थे, तो आज वही अगर कोटलिन में कोड करते हैं तो हम 8 से 9 लाइन में उसकी कोडिंग कर सकते हैं। क्या नंबर ऑफ लाइंस कम होगा ना। तो ये था कि जो पुराने मोबाइल एप्लीकेशन बन रहे हैं तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, स्विच कर जा रहे हैं नए लैंग्वेज पर, कोटलिन वगैरह पर। बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि स्विच कर गई हैं, समझ रहे हो। टॉप फेमस पिंटरेस्ट वगैरह काफ़ी हैं, यहाँ पर उबर वगैरह में तो काफ़ी एप्लीकेशन है जो आपकी स्विच कर गई है कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है मेंटेनेंस में। चलो, दिस हेल्प सिस्टम टू कोप विथ चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज। ठीक, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है, टू परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए भी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है टू इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, डेवलपर्स डिटेक्ट इशू थ्रू टेस्टिंग एंड रिजॉल्व देम। ओके, तो ये जो है ना बग फिक्सिंग, कैपेबिलिटी, रिमूवल एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, ये सभी चीज़ें होती है मेंटेनेंस रिक्वायर्ड की। जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड क्यों है, तो इसीलिए चारों की वजह से ही रिक्वायर्ड है। अब चलो बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसे ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर में आ सकता है एग्जाम में आपके, तो इसे समझते हैं। द कॉस्ट ऑफ सिस्टम मेंटेनेंस रिप्रेजेंट अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द बजट ऑफ मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज सॉफ्टवेयर सिस्टम। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस का मतलब क्या है यार, कि जो मेंटेनेंस में आपकी कॉस्ट आती है वही कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है, बस इतना समझ लो, बाकी थ्योरी है याद कर लो, लिख देना। मोर देन 65% ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल कॉस्ट इज एक्सपेंडेड इन द मेंटेनेंस एक्टिविटीज। अब देखो यहाँ पे जो 65% जो कॉस्ट होता है सॉफ्टवेयर की वो जाती है आपकी मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस में क्यों जाती है इतनी ज़्यादा पैसे। अब देखो एक जो सॉफ्टवेयर आपका बन के रेडी होता है, बहुत सारे कोड्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े कोड्स, बहुत सारे मॉड्यूल्स वगैरह ऐड होते हैं, तो वहाँ पर एक एक्सपीरियंस प्रोग्रामर की जरूरत पड़ती है कि जिसको अच्छे से टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो। अब ऐसा कोई नया नया आ जाएगा तो यार चेंज क्या करेगा और बिगाड़ देगा उस प्रोजेक्ट को, समझ रहे हो। तो ऐसे होता है कि एक्सपीरियंस प्रोग्रामर की जरूरत पड़ती है। अगर एक्सपीरियंस प्रोग्रामर तो उसे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे होती है, इसलिए पैसे वहाँ पे मेंटेनेंस के काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। और हो सकता हो कुछ नए नए फंक्शनैलिटी ऐड कराना हो, तो फंक्शनैलिटी ऐड करने में भी एक टीम की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी हो सकता हो वहाँ पे कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय पोस्टपोनिंग द डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, बट दिस विल कॉज द फॉलोइंग इंटेंजिबल कॉस्ट। अब देखो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट को हम लोग कम कर सकते हैं पोस्टपोन करके डेवलपमेंट को। चलो यार अभी नहीं इंटीग्रेट करते हैं, बाद में कर लिया जाएगा, नए फीचर्स को बाद में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन ये करने से आपका फायदा तो हो जाता है, लेकिन नुकसान क्या होता है उसे समझते हैं। कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन व्हेन रिक्वेस्ट फॉर रिपेयर और मॉडिफिकेशन कैन नॉट बी एड्रेस्ड इन अ टाइमली मैनर। अब देखो हो सकता हो आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म पर आपकी कस्टमर जो डिमांड, आपकी यूजर्स डिमांड करना कि सर ये नए फीचर्स लाइए इस एप्लीकेशन में, हम ये फीचर चाहते हैं, ये सब चीज़ें, अगर वो सभी चीज़ें टाइम टू टाइम आप अपडेट नहीं करते हैं तो आपकी वहाँ पे जो कस्टमर होंगे वो सेटिस्फाई नहीं रहेंगे यार, वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, जिससे आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करना बंद कर देंगे, जिससे आपका प्रॉफिट के चक्कर में लॉस हो जाएगा। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये देखो रिडक्शन इन ओवरऑल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस दैट इंक्लूड हिडन एरर्स इन मेंटेन सॉफ्टवेयर।
ठीक है, ये सारी चीजें होती है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस में। आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं की फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट आर। एक होता है नॉन टेक्निकल फैक्टर्स, एक होता है टेक्निकल फैक्टर्स। तो नॉन टेक्निकल फैक्टर्स में क्या होता है, पहला एप्लीकेशन डोमेन होता है, स्टेबिलिटी होता है, और प्रोग्राम लाइफ टाइम होता है, डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, हार्डवेयर स्टेबिलिटी होती है जो कि नॉन टेक्निकल फैक्टर्स के अंदर आती है। और टेक्निकल फैक्टर्स के अंदर क्या आती है, मॉड्यूल इंडिपेंडेंस, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, और प्रोग्रामिंग स्टाइल आती है, और प्रोग्राम वैलिडेशन एंड टेस्टिंग आती है, डॉक्यूमेंटेशन आती है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टेक्निक आती है। तो इतनी सब चीज़ों में कॉस्ट लगता है, पैसा इन सभी चीज़ों में डिवाइड होता है। ये देखो प्रोग्रामिंग स्टाइल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे तो कोई बंदा होगा ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता होगा, तो वहाँ पे कॉस्ट लगेगी, लोगों को देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन में पैसा लगेगा। जैसे कि मान लो यार मेंटेनेंस कर रहे हो, तो जो फंक्शनैलिटी आप मेंटेनेंस में कर रहे हो तो उसको भी डॉक्यूमेंटेशन में ऐड करना पड़ेगा ना। जो डॉक्यूमेंटेशन बनती है स्टार्टिंग में, उस डॉक्यूमेंटेशन में नई फंक्शनैलिटी तो लिखनी पड़ेगी ना उसमें जाके। तो यहाँ पर सारी चीज़ें कॉस्ट डिवाइड हो जाती है, इसलिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। आई होप की चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। ये जितने टर्म है ना टेक्निकल टर्म, ये मैंने पीछे डिस्कस कर दिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पीछे की वीडियो आप जरूर देखा करिए। और मैं बार बार भी कहता हूँ कि मैं सभी चीज़ें डिस्कस करने लग जाऊँगा हर चीज़ें एक वीडियो में, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। चलो बात करते हैं री इंजीनियरिंग। अब भाई इंजीनियरिंग तो पढ़ रहे हो, चलो री इंजीनियरिंग देखते हैं। ये देखो मोहतरमा बैठी हैं, कह रही हैं चलो भाई इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, री इंजीनियरिंग पढ़ते हैं चलो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एग्जामिनेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ अ सिस्टम टू रिकंस्टिट्यूट इट अ न्यू फॉर्म। री इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट जो पहले उसे क्लियर कर देता हूँ, फिर आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये देखो री इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो इसे समझो। यानी कि कोई भी काम हो, हम उसे जब करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, या कोई प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, एक तरह से कह सकते हैं इंजीनियरिंग होता है। क्यों होता है ना। और इंजीनियरिंग जो होता है चीज़ों को आसान बना देता है। ठीक, तो इंजीनियरिंग के मदद से हम कोई नई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, नई चीज़ें बनाते हैं। और री इंजीनियरिंग में क्या होता है कि पहले से अगर कोई चीज़ बनी है, ध्यान देना, पहले से अगर कोई चीज़ बनी है तो उस चीज़ की हेल्प से हम उसी को सीख के, उसी में कुछ चेंजेस वगैरह, उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके, उसी में री इंजीनियरिंग करके हम कोई नया प्रोडक्ट बना दें। बस यही कॉन्सेप्ट है री इंजीनियरिंग का। नहीं समझ में आया, फिर समझाता हूँ। पहले से कोई प्रोडक्ट बना हुआ है, उस प्रोडक्ट को लेके उसकी हेल्प लेके, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करके एक नया प्रोडक्ट हम लोग बना देते हैं। ठीक है, इसी में री इंजीनियरिंग यूज करके नया प्रोडक्ट बना देते हैं, वही आपका होता है री इंजीनियरिंग। दैट्स इट, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। आई होप यू आर गेटिंग ओके। चलो, इट अफेक्ट्स पॉजिटिवली एट सॉफ्टवेयर कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस टू द कस्टमर एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी। अब देखो, अगर आपके पास पहले से कोई प्रोजेक्ट बना है, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह, कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करके आप डिलीवर कर देते हैं सॉफ्टवेयर को नए बना के, तो इसकी आपकी स्पीड ऑफ डिलीवरी फास्ट हो जाएगी, बहुत अच्छे, बहुत जल्दी से आप डिलीवर कर पाएंगे। होता है ना, कोई प्रोजेक्ट आप लोग बनाए हैं तो किसी मॉड्यूल की कोडिंग आप वहाँ पे कर दिए हैं और सेम ही मॉड्यूल कहीं और यूज करना है, तो क्यों फालतू का जाओगे बार बार मॉड्यूल का कोड करने हैं आप, ये बताओ। तो सिंपल सा वहाँ का मॉड्यूल का कोड उठा के दूसरे में डाल दोगे, काम चल जाएगा। ऐसे होता है कि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना, 3-4 प्रोजेक्ट बनाओगे, तो आप भी कहोगे कि अरे यार मेरे इस तीसरे वाले प्रोजेक्ट में पहले प्रोजेक्ट का ये टॉपिक मैच कर रहा है, लाओ मैं इसको कोड को यहाँ पे डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए लॉगिन पेज, आप जितनी एप्लीकेशन बनाएंगे लॉगिन पेज सब में होगा, ध्यान देना यहाँ पे, लॉगिन पेज सब में होगा। और मान लो फायरबेस से ऑथेंटिकेट करा रहे हो, तो जो कोड होगा ना ऑथेंटिकेशन वाला, वो क्या करोगे, कॉपी करोगे और पेस्ट कर दोगे, और जो मेन आईडी होगी ऑथेंटिकेशन वाली वो बस चेंज कर दोगे, आपका काम हो जाएगा, आपको कोड लिखना नहीं पड़ेगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ऐप डेवलपमेंट के अंदर जा रहा हूँ, इसलिए आपको चीज़ें शायद ना समझ में आए। जो लोग ऐप डेवलपमेंट करते होंगे चीज़ें समझ में आ रही होंगी उनको। चलो यहाँ पे देखो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच इज डन टू इम्प्रूव द मेंटेनेबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। ठीक है, ये मेंटेनेबिलिटी भी इंप्रूव करती है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की, ठीक है, सॉफ्टवेयर सिस्टम की। ओके, अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है री इंजीनियरिंग का, इसे समझते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पहले नंबर पर क्या दिया हुआ, टू डिस्क्राइब अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन फॉर सिस्टम इवोल्यूशन। ठीक, दूसरा नंबर क्या है, टू डिस्क्राइब द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस। ओके, मतलब यार जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं ना इन्वॉल्व मेंटेनेंस प्रोसेस में, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब हो रही होती हैं। ठीक, यहाँ पर देखो थर्ड नंबर क्या, थर्ड नंबर पे देखो, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड डेटा री इंजीनियरिंग एंड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डेटा री इंजीनियरिंग।
तो ये सभी चीज़ें थी डेटा री इंजीनियरिंग में, री इंजीनियरिंग के अंदर। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगे। तो अब बात करते हैं री इंजीनियरिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं, उसे समझ लेते हैं। ठीक है, स्टेप इन्वॉल्व इन री इंजीनियरिंग। इन्वेंट्री एनालिसिस, ठीक है, इन्वेंट्री एनालिसिस होता है स्टेप्स में। फिर डॉक्यूमेंट रिकंस्ट्रक्शन होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि देखो मैं इसका डिटेल नहीं बता रहा हूँ, डिटेल आपको पहले पता होगा। डॉक्यूमेंट रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि मान लो पुराना एक सॉफ्टवेयर है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई होगी पहले से, तो आप इसी में ना कुछ चेंजेस करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन को भी उठा लेंगे, तो उसमें भी कुछ आपको चेंजेस वगैरह करने पड़ेंगे, तो ये रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग यूज करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है वो भी आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। बेसिकली अगर कोई सॉफ्टवेयर बना होता है तो उस सॉफ्टवेयर को अच्छे से जानने के लिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज करते हैं वहाँ पे। अभी आगे देखेंगे, मैंने एक छोटा सा आपको बस क्रक्स बताया कि मेन क्या होता है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग स्टेप में आता है कोड रिकंस्ट्रक्शन होता है। कोड को भी रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ना, नए फीचर्स ऐड करने हैं आपको नए सॉफ्टवेयर में, तो कोड रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। डेटा रिकंस्ट्रक्शन, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, ये काफ़ी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी वहाँ पे। ठीक, अब देखो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग यार आप नहीं समझ रहे हो, देखो जो प्लानिंग से अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, चलो इसको छोड़ो, मैं अभी आपको रिवर्स इंजीनियरिंग में बताता हूँ। यहाँ पर देखो एडवांटेज ऑफ री इंजीनियरिंग। एडवांटेज क्या है? रिड्यूस रिस्क। रिस्क क्यों रिड्यूस जाता है? अब बताओ, पहले से ही टेस्टेड मॉड्यूल वगैरह हैं, पहले से आपकी जो एप्लीकेशन है वो पूरी अच्छी तरह से टेस्टेड है, मॉड्यूल भी टेस्टेड है, बस वो कॉपी करना पेस्ट कर देना है दूसरे एप्लीकेशन में। क्या है? रिस्क बहुत कम लगेगा। रिड्यूस कॉस्ट, यानी कि आपको फिर से कोड नहीं करना है, लॉजिक बिल्ड करना नहीं है, टाइम लगना नहीं है, यानी कि कॉस्ट भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ये देखो रिविलेशन ऑफ बिजनेस रूल्स। ठीक, बेटर यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ। अब देखो एग्जिस्टिंग स्टाफ का बेटर यूज कैसे है इसे मैं समझाता हूँ। देखो जैसे स्टाफ है, पहले से प्रोजेक्ट जो पुराना प्रोजेक्ट बना है तो आपकी कंपनी के स्टाफ ही तो बनाए होंगे उसे, तो यानी कि वो कंपनी वाले स्टाफ आपके बहुत अच्छे से जान रहे हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि जब प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से जान है तो उन्हें बताना ही नहीं है कि भाई ये जो इम्प्लीमेंट होना है कैसे इम्प्लीमेंट करना है दूसरे प्रोजेक्ट में। तो ये जो आपकी स्टाफ है ना, ये आसानी से दूसरे प्रोजेक्ट को बना पाएगी, क्योंकि होता है ना कि जो काम हम लोग पहले कर चुके होते हैं अगर वो काम हमें दोबारा दिया जाता है करने के लिए तो हम बहुत आसानी से कर पाते हैं। आई होप की चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ये बिल्ली देखो साइड्स देख रही है, अरे यार ये होता है इंजीनियरिंग। तो देखो बिल्ली को समझ में आ गया, आप बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो ये देखो ऐसे बना है इन्वेंट्री एनालिसिस, ये ग्राफ बना दीजिएगा एग्जाम में। देखो डॉक्यूमेंट रिकंस्ट्रक्शन, रिवर्स इंजीनियरिंग, कोड रिकंस्ट्रक्शन, डेटा रिकंस्ट्रक्शन, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। तो ये री इंजीनियरिंग ऐसे ऐसे होता है, तो इसे बना देना आप। ठीक, चलो बात करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। तो रिवर्स इंजीनियरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से समझना। ठीक है, तो जिसमें आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और री इंजीनियरिंग रिवर्स इंजीनियरिंग में थोड़ा सा माइनर कॉन्सेप्ट है, और हो सकता है आपके वाइवा जो वगैरह होते हैं ना, इंटरनल एक्सटर्नल वाइवा जो कॉलेज में होते हैं, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अच्छा बेटा बताओ कि रिवर्स इंजीनियरिंग एंड री इंजीनियरिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो उसको भी मैं अभी यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, जिसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और टीचर को कहेंगे रुको मैं बताता हूँ, मैंने इंजीनियरिंग इन वन वीडियो में पढ़ कर आया हूँ, मैं तुमको अच्छे से बताता हूँ। चलो इस सब चैनल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की कुछ नए नए सब्जेक्ट की वीडियो लाने वाला हूं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो का टारगेट यार हम लोग 200 लाइक कर रख रहे हैं, आई होप कि आप लोग पूरा कर देंगे। तो यार वीडियो को पॉज करो, जाओ 5 मिनट के लिए रेस्ट करके आओ, उसके बीच में वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और ये देखो इमोजी देख रहे हो क्या कर रहा है, तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। चलो अब बात करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या है? रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स, ध्यान से समझना, देखो ध्यान समझना, पहले यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, दिमाग कहीं और चल रहा है तो पहले यहाँ पर आओ। रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स एक्सट्रैक्ट डेटा, आर्किटेक्चरल एंड प्रोसीजरल डिजाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। एग्जिस्टिंग प्रोग्राम यानी कि एक प्रोग्राम या मान के चलो एक सॉफ्टवेयर आपके पास है, ये यहाँ से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे, डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे, आर्किटेक्चरल जो होगा वहां से निकालोगे, प्रोसीजर जो होगा डिजाइन का वो निकालोगे, वही होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। यानी कि आपके पास कोई पहले से प्रोग्राम है, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग यूज करके उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन निकालना ही रिवर्स इंजीनियरिंग होता है। यहाँ पर देखो एक मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लिया, इसे समझो, एक फोटो है। यहाँ पर फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में क्या होता है? स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, कोड एंड बिहेवियर, यानी कि हम लोग स्पेसिफिकेशन करते हैं, फिर डिजाइन रेडी करते हैं, फिर कोड करते हैं, फिर बिहेवियर। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या, उल्टा चलते हैं हम लोग, पीछे से बिहेवियर, फिर कोड देखते हैं, फिर डिजाइन, फिर स्पेसिफिकेशन, यानी कि उधारते हैं। अब जैसे मान लो एक घर आप बना रहे हो तो घर पे ईंटें रख रख के घर बनाए जाते हैं,
तो अगर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग वहाँ पे घर पे अप्लाई करना है तो क्या करोगे, एक एक ईंटा को ऊपर से निकालते जाओगे, एक एक ईंट को निकालते जाओगे, तो वही होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। यानी कि एक सॉफ्टवेयर को अगर देखना है तो रिवर्स इंजीनियरिंग वहाँ पे अप्लाई करते हैं और जो भी डेटा आर्किटेक्चरल जो भी प्रोसीजर डिजाइन होती है उन सभी चीज़ों को वहाँ से निकालते हैं। ये हमें क्यों करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, ताकि हम उस सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से समझ पाएँ कि हाँ इसमें टेक्नोलॉजी कैसे यूज की गई है, कैसे कोड किया गया है, उस सॉफ्टवेयर को एक्चुअल में समझने के लिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं यूज। चलो, सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द डिजाइन एंड द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट फ्रॉम अ एनालिसिस ऑफ इट्स कोड। ठीक, अब देखो रिवर्स इंजीनियरिंग इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट सिंस सेवरल एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लैक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड हाईली अनस्ट्रक्चर्ड। अब देखो क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशन होती है जिनकी अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन नहीं की गई होती है, तो क्या होता है कि जो दूसरे इंप्लॉय होती है वो अच्छे समझ नहीं पाते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग में टाइम थोड़ा लगता है यार, तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग को यूज करके पूरा सभी चीज कोड वगैरह डिजाइन सब देख डालते हैं और जिनके उनको पता चल जाता है कि हाँ एक्चुअल में इनका कोड कैसे किया गया है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग अगर आपको करना है तो एक मोबाइल जो भी ये पीके फाइल होती है उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं रिवर्स इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल कैसे करते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं दूसरे अपने जो मेरा चैनल है वहाँ पे मैं टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो काफ़ी डालता रहता हूँ टेक्नोलॉजी से, तो आप लोग अगर मुझे कहोगे तो मैं यहाँ पे करके दिखा दूंगा कि कैसे एक एग्जिस्टिंग एपीके से उसका कोई भी एपीके हो उसका सोर्स कोड अगर आपको देखना हो तो कैसे आप उसका सोर्स कोड देख सकते हैं, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसके बाद। द एम ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग इज टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द सिस्टम बाय हेल्पिंग द मेंटेनेंस वर्क। ठीक, ये चीज होती है इतनी सारी रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर। अब देखो ये ई करके कर रहा है ना, तो अभी ई करो, ऐसे थम्स अप दो, एक वीडियो को लाइक करो और हंसो और वीडियो को एंजॉय करो। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं इसके हम गोल्स की। अब रिवर्स इंजीनियरिंग आखिर में गोल क्या है, तो गोल क्या है, कंप्लेक्सिटी कोऑपरेशन। ठीक, रिकवरिंग द लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है तो उसे रिकवर करना। यानी कि मान के चलो कि डॉक्यूमेंटेशन हो सकता हो लॉस्ट हो जाए, कुछ चीज़ें खो जाए, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम सभी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं ना। ठीक है, डिटरमाइनिंग द साइड इफेक्ट्स, ओके, हाईली एब्स्ट्रैक्शन सिंथेसिस, ओके, प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी फॉर रीयूज। ठीक है, रीयूज मतलब यानी कि अगर हम कोई फंक्शनैलिटी यूज करना चाहते हैं किसी दूसरे एप्लीकेशन में तो बहुत ही आसानी से हम उसे रीयूज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस कुछ है उसे समझते हैं। सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डिजाइन। रिवर्स इंजीनियरिंग इनेबल्स द डेवलपर और प्रोग्रामर टू ऐड न्यू फीचर्स टू द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर विदाउट विथ और विदाउट नोइंग द सोर्स कोड। अब देखो रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है कि एक डेवलपर जो प्रोग्रामर होता है ना, बिना सोर्स कोड को जाने वो क्या कर सकता है, नए फीचर्स को ऐड कर सकता है। अब देखो सोर्स कोड उसे ना बताओ तो वो क्या करेगा, कहेगा अच्छा ठीक है लाओ एपीके लाओ मेरे पास, मैं इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करता हूँ, फिर मुझे सोर्स कोड वगैरह मिल ही जाएंगे, फिर लाओ इसके बाद मैं इसमें इंप्लीमेंटेशन कर दूंगा और नए फंक्शनैलिटी को मैं ऐड कर दूंगा। तो ये सभी चीजें होती है रिवर्स इंजीनियरिंग में। आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं केस टूल। ये केस स्मॉल नहीं है, CASE इसका फुल फॉर्म भी होता है। तो चलो इसके बारे में देखते हैं ये क्या होता है, इसे ध्यान समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यूनिट 5 की मैंने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थी ना उसी को मैंने लिया है। तो जितनी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे चूज़ किया है ना सभी टॉपिक्स को आप अच्छे समझिएगा, किसी भी टॉपिक्स को स्किप ना करिएगा। चलो यहाँ पर देखो, इट स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसका फुल फॉर्म होता है केस का, याद कर लीजिए और एग्जाम में आप सबसे पहले लिख दीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसे थोड़ा टीचर समझ जाता है कि हाँ बंदे को कुछ पता है। ठीक है, बंदे को नॉलेज है इसकी, पता चल गया फुल फॉर्म। अब बात करते हैं, इट मीन्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स विथ हेल्प ऑफ वेरियस ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टूल्स। अब देखो कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है ना, ये हमें बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स वगैरह प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, और जो भी मेंटेनेंस वगैरह होता है वो सभी चीज़ें करते हैं। ठीक, उसके बाद देखो केस टूल्स आर सेट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो केस टूल होते हैं ना ये सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं विच आर यूज टू ऑटोमेट SDLC एक्टिविटीज़। SDLC की एक्टिविटी को ऑटोमेट करते हैं। अब SDLC की एक्टिविटी में क्या बताऊँ आपको क्या होते हैं, कोडिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, मेंटेनेंस होता है, डिप्लॉयमेंट होता है, टेस्टिंग होती है, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं SDLC के एक्टिविटीज़ के अंदर। अगर आपने यूनिट 1 की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ये सब चीज़ें। चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। केस टूल आर यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। अब देखो केस टूल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू यूज किया जाता है। एनालिस्ट, बहुत सारे एनालिस्ट वगैरह भी होते हैं कंपनी में, एनालिस्ट वगैरह भी होते हैं। एंड इंजीनियर टू डेवलप सॉफ्टवेयर सिस्टम, एंड इंजीनियर जो होते हैं सॉफ्टवेयर को सिस्टम को जो डेवलप करते हैं, इन सभी के थ्रू केस टूल को यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो
अब देखो एनालिस्ट वगैरह, डेटा एनालिटिक्स वगैरह होते हैं, डेटा साइंस इंजीनियर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखो देयर आर नंबर ऑफ केस टूल्स अवेलेबल टू सिंप्लीफाई वेरियस स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सच एज एनालिसिस टूल्स। कुछ टूल्स है, इसे नाम समझ लो। एक होता है एनालिसिस टूल्स होता है, डिजाइन टूल्स होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स होता है जिसके मतलब प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, डिजाइन टूल जो होता है उसको डिजाइन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट टूल होता है, डेटाबेस वगैरह को हैंडल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन टूल होता है जिसकी मदद से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को हैंडल कर सकते हैं। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं केस टूल्स में। एक होता है अपर केस, लोअर केस, इंटीग्रेटेड केस। ये 3 केस होते हैं, ध्यान से समझना इसे। अपर केस में क्या होता है? अपर केस टूल्स आर यूज्ड इन प्लानिंग, एनालिसिस एंड डिजाइन स्टेज। ये ध्यान देना, एसडीएलसी में जो आपका प्लानिंग होता है, एनालिसिस होता है, डिजाइनिंग का जो होता है वो आपका आता है अपर केस के अंदर, ठीक। लोअर केस के अंदर क्या आता है? लोअर केस के अंदर ये देखो 3 आता है, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस जो आता है ये आपका आता है किस में आता है? लोअर केस के अंदर आता है। ये सोच रहा है बंदा कि अरे यार केस टूल में ये भी होता है क्या, मतलब चलो होता है, तो अब ये सोचेगा नहीं, अब इसको पता चल गया है, ठीक है। तो आपको भी पता चल गया है, तो आप भी मत सोचना, बस ये पता करो कि जो ऊपर के 3 होते हैं ये अपर होते हैं, नीचे के जो 3 होते हैं ये लोअर होते हैं। तीनों के नाम ये है, एग्जाम में लिख दीजिएगा। और इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये इंटीग्रेटेड केस हो जाता है। यही होता है इंटीग्रेटेड केस। जब इन दोनों अपर एंड लोअर केस को जब इंक्लूड कर दिया जाता है तो ये होता है आपका इंटीग्रेटेड केस। आई होप की चीज आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो अब हम बात करते हैं केस टूल्स की। टूल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। देखो मस्सा बंदा ये भी हंस रहा है, ये बंदी भी हंस रही है, ठीक है। चलो तो पहले क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स में क्या है? सबसे पहले चेंज कंट्रोल टूल्स है, प्रोग्रामिंग टूल्स है, वेब डेवलपमेंट टूल्स है, क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स है, मेंटेनेंस टूल्स है। अब इन नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि टूल्स काम क्या करता है। प्रोग्रामिंग टूल्स का काम क्या होगा यार, पता ही है। वेब डेवलपमेंट टूल्स का काम क्या होगा, पता ही है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में डीप में जाने की जरूरत है। चलो केस टूल्स टाइप्स क्या है? डायग्राम टूल्स, प्रोसेसिंग मॉडलिंग टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जिससे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन टूल, डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए टूल्स, एनालिसिस करने के लिए टूल्स जो होते हैं, डिजाइनिंग टूल, डिजाइन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए डिजाइन टूल का यूज किया जाता है। तो आप जब एग्जाम में आएगा तो ये मत लिख देना, इसके अंदर 2-2 लाइन जरूर लिख देना। तो आई होप कि 2-2 लाइन आप तो लिख पाओगे, क्योंकि मैंने 5 यूनिट आपको बहुत अच्छे से बताया है, तो इसके बाद तो आप बहुत ही आसानी से लिख ही पाओगे, ठीक है। तो चलो अब इसके बाद बात करते हैं पर्ट की। पर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपके सब्जेक्ट होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक भी उसमें है। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो वो भी टॉपिक आपका काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। चलो पर्ट समझते क्या है। पर्ट का बेसिकली फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, इसका होता है फुल फॉर्म। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ईजी टॉपिक है, अगर ध्यान से सुनोगे ना समझ में आ जाएगा। पर्ट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग टूल। अब ध्यान दो, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग टूल है यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टाइम इट विल टेक टू रियलिस्टिकली फिनिश अ प्रोजेक्ट। यानी कि एक प्रोजेक्ट को फिनिश करने में कितना टाइम वगैरह लगता है उसी को कैलकुलेट करने के लिए पर्ट का यूज करते हैं। आ गया बात समझ में, ठीक। आई होप की चीजें समझ में आ रही है। आ गया ना समझ में, तो लाइक करो एक। पर्ट चार्ट्स आर यूज टू प्लान टास्क विद इन अ प्रोजेक्ट मेकिंग इट इजियर टू शेड्यूल एंड कोऑर्डिनेट टीम मेंबर। अब देखो पर्ट चार्ट क्या करता है, सभी चीज शेड्यूल कर देता है कि इतने टाइम के अंदर ये मॉड्यूल रेडी हो जाना चाहिए, ये टीम का जो मेंबर है इसे ये काम करना है। तो ये सब चीजें होती है। जैसे देखो ये स्टार्ट डेट है, डिजाइन हार्डवेयर के अंदर डेट, टाइम पीरियड, फिर डेट, ये सभी चीजें आपको कर देनी है कि स्टार्टिंग डेट कब से स्टार्ट करना है, एंडिंग डेट कब से आपको खत्म कर देना है, टाइम पीरियड आपको दिखा देना है। फिर रिलीज प्रोटोटाइप बना के रिलीज कब करना है, किस डेट को करना है, हार्डवेयर की टेस्टिंग कब करना है, फिर रिलीज हार्डवेयर को कब करना है, पब्लिश कब करना है, एंड डेट कब होगा आपका, मतलब कब बनकर रेडी हो जाएगा आपका एप्लीकेशन, ठीक है। ये काफ़ी चीज़ें पर्ट चार्ट में दिख रही होती हैं। तो पर्ट चार्ट आप एग्जाम में बना दीजिएगा, काफ़ी इससे इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर, ओके। So now coming to the next point, so here is the PERT can be both a cost and a time management system, okay, and देखो कॉस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है PERT की मदद से। अब देखो यार चार्ट बन गया, अब सभी चीज़ें बता दी गई, तो अगर चीज़ें यार टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएंगी तो आपका कम पैसा लगेगा, कॉस्ट भी कम होगा, टाइम भी बचेगा, ठीक है। इट डज नॉट डील वेरी वेल विथ टास्क ओवरलैप। ये किसका डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि पर्ट का क्या है कि जब जो भी कुछ फंक्शनैलिटी होती है वो ओवरलैप हो रही होती है, तो वहाँ पे थोड़ा ये पर्ट अच्छे से काम नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा अच्छा नहीं है ये। तो ये यार चिढ़ा रहा है कि हंस रहा है, ठीक है, हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, तो आप भी लोग थोड़ा स्माइल करो और इन्जॉय करके यार पढ़ो। पढ़ना तो है ही, चाहे हंस के पढ़ें चाहे रो के पढ़ो, पढ़ना तो है ही।
तो चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कोकोमो। कोकोमो मॉडल तो सुने ही होंगे, आपके सर जब पढ़ाए होंगे तो आपको इसका नाम एक बार जरूर सुने होंगे। तो आप लोग मुझे यार ये बताओ कि आपके कॉलेज वगैरह में क्लासेस कैसे चलती हैं, मतलब पढ़ाई वगैरह अच्छे से होता है? मतलब आपके कॉलेज में क्या यूनिट 5 तक ही सभी चीज़ें एंड कर दी गई हैं, सभी सब्जेक्ट क्लियर कर दिए गए हैं? तो मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, ठीक है। कॉलेज मत मेंशन करना, बस वैसे ही बता देना मुझे, ठीक है। तो चलो कोकोमो मॉडल समझते हैं। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपका कोकोमो टॉपिक है। तो अगर आप यहाँ पे समझ लेते हैं ना तो आपका एक टॉपिक समझ लो कोकोमो रेडी हो जाएगा यहाँ से, जो कि आपका हेल्प करेगा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एग्जाम में, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता भी है। चलो कोकोमो का थोड़ा फुल फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। इट स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। अब ये ना समझना कि यार इसमें तो 6 लेटर है, हमें 6 वर्ड याद करने पड़ेंगे ना। ये देखो, ये दो में डिवाइड कर दो, ये दो, इन दो को मिलाकर कंस्ट्रक्टिव कर दिया गया। ये देखो कंस्ट्रक्टिव कर दिया गया, इन दो को मिलाकर कॉस्ट कर दिया गया है, और इन एमओ को मिलाकर मॉडल्स कर दिया गया है। बस 3 वर्ड याद कर लो, फुल फॉर्म याद हो जाएगा, ऐसे लिख देना, ठीक। यहाँ पर देखो दूसरे पॉइंट पे क्या दिया हुआ है, कोकोमो इज अ रिग्रेशन मॉडल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, LOC। अब वो लाइन ऑफ कंट्रोल मत समझ लेना, समझ लो जिसके लिए युद्ध चल रहा है वहाँ मत जाओ, इधर आओ। तो लाइन ऑफ कोड, जो कोड लिखते हैं ना, लाइन ऑफ कोड जो होते हैं उसी पर ये बेस्ड होता है। ये देखो, इट इज अ प्रोसीजरल कॉस्ट एस्टिमेट मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एंड इज ऑफन यूज्ड एज अ प्रोसेस ऑफ reliably predicting the various parameter associated with making a project such as size, effort, cost, time and quality। जो भी प्रोजेक्ट की साइज और एफर्ट्स, कॉस्ट एंड टाइम, क्वालिटी, ये जो भी चीज़ें होती है ना, इसका प्रेडिक्ट वगैरह ये कर देता है, ठीक। ये मॉडल हमको बताता है। अब देखो, इट वॉज प्रपोज्ड बाय बैरी बोहेम इन 1981। इसे प्रपोज किया गया था 1981 में। जो ये थे, यही किए थे कोकोमो मॉडल, जो हम लोग को दे दिए पढ़ने के लिए, ठीक। एंड इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ 63 प्रोजेक्ट। अब देखो, ऐसे ही फर्जी में नहीं कोकोमो मॉडल आ गया था, तो 63 प्रोजेक्ट को स्टडी करने के बाद अच्छे से, उसके बाद कोकोमो मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया, और जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इसका, ठीक है। विच मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मॉडल। ये बहुत ही बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मॉडल है, चीज़ें मत ऐसा समझना इस मॉडल को, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे समझने वाले हैं इसको। यहाँ पर देखो, द की पैरामीटर, इसके 2 की पैरामीटर्स होते हैं, इसे जरूर याद कर लेना। एक होता है एफर्ट होता है, एक शेड्यूल होता है। एफर्ट के अंदर क्या होता है, द नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, इट्स मेजर्ड इन पर्सन मंथ्स यूनिट्स। अब देखो, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट एफर्ट्स होता है ना, कितने लोग काम में लगेंगे, एक सॉफ्टवेयर को बनाने में कितने लोग लगेंगे, तो वो सभी चीज़ें होती है एफर्ट के अंदर। और शेड्यूल में क्या होता है, द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफर्ट। ये देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट एफर्ट होता है, यानी कि एफर्ट में क्या होता है कि कितने लोग रहेंगे काम करने के लिए, और शेड्यूल में क्या होता है, अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, यानी कि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना आपका जो काम होगा उतनी फास्ट होगा, अमाउंट ऑफ टाइम जो होगा वो आपका कम लगेगा ना, जितने लोग रहेंगे। तो ये इसीलिए ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, इट मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल मंथ्स एंड वीक्स, ठीक। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक बार आप पढ़ लेंगे इसे तो अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। चलो अब समझते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, तो ये काफ़ी तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफ़ी बार आ जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा इसे। पहले बार बात करते हैं ऑर्गेनिक, इन द ऑर्गेनिक टाइप, ठीक है। ऑर्गेनिक टाइप में द प्रोजेक्ट डील विथ डेवलपिंग अ वेल अंडरस्टूड एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो प्रोजेक्ट होता है वो डील किसके साथ करता है, वेल अंडरस्टूड एप्लीकेशन प्रोग्राम, और उसमें द टीम साइज जनरली स्मॉल, और जो उसमें टीम का जो साइज होता है ना वो जनरली देखा है तो स्मॉल ही होता है इसमें। दिस कैटेगरी इज फॉर द स्मॉल टू मीडियम साइज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ये जो कैटेगरी होती है ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए नहीं होती है, ठीक है, ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए होती है, ठीक है। छोटे प्रोजेक्ट या मीडियम साइज के प्रोजेक्ट के लिए ही ये होती है। इन दिस टाइप टीम मेंबर्स हैव गुड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। और जब इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, प्रोडक्ट वगैरह, तो इसमें टीम मेंबर्स वगैरह के पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, उनके पास अच्छी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, पहले वो कहीं काम कर चुके हैं या उस तरीके के प्रोडक्ट पे काम कर चुके हों पहले, ठीक। इसके बाद बात करते हैं सेमी डिटैच्ड का मतलब क्या होता है। इन द सेमी डिटैच्ड टाइप, ठीक है, द इसेंशियल एलिमेंट्स आर टीम साइज। इसमें सबसे इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, अनिवार्य एलिमेंट्स तत्व क्या होते हैं, टीम साइज होती है, एक्सपीरियंस होता है यानी कि जो बंदे उसमें उनका एक्सपीरियंस वगैरह क्या है, एंड नॉलेज यानी कि उन लोगों के पास नॉलेज कितनी है, ऑफ द मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज भी उनकी हो, यानी कि ऐसा ना हो कि बस पाइथन पता हो जावा ना पता हो, तो यानी कि कुछ कम एटलीस्ट हो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज तो
उनके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। और आपको पता भी होगा कि किसी एक लैंग्वेज को यूज करके हम एक बड़ा सा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। द प्रोजेक्ट्स दैट कम अंडर द सेमी डिटैच आर लेस फेमिलियर एंड हार्ड टू डेवलप। देखो इसमें होता है थोड़ा कम फेमिलियर होता है वो प्रोजेक्ट, ठीक है, और थोड़ा अगर फेमिलियर नहीं है तो उसे डेवलप करना भी थोड़ा हार्ड होता है, ठीक। उसके बाद देखो इट आल्सो रिक्वायर्ड बेटर गाइडेंस एंड मोर एक्सपीरियंस डेवलपर। और यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होती है, बेटर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि कोई गाइडेंस अच्छा करने वाला हो, एंड एक्सपीरियंस डेवलपर की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, ये बात ध्यान देना। यहाँ पर एक बेटर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है और एक एक्सपीरियंस डेवलपर की जरूरत यहाँ पे पड़ती है, ठीक। अब यहाँ पे देखो एम्बेडेड में क्या है, इन द एम्बेडेड टाइप और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिक्वायर द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पर देखो बहुत हाई लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी होती है इस प्रोजेक्ट में, ठीक है, और हाईएस्ट लेवल कॉम्प्लेक्सिटी, क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस, यानी जो भी इसमें काम करने वाले बंदे हो ना, डेवलपर वगैरह, उनकी क्रिएटिविटी लेवल अच्छी हो, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे काम कर सकें, ठीक। इन दिस कैटेगरी द लार्जर टीम साइज इज नीडेड। इसमें टीम का साइज यार काफ़ी लंबा होता है, प्रोजेक्ट भी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मॉडल्स। ये जो दो मॉडल्स हैं इनके एज कम्पेयर टू जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो साइज होती है टीम की वो बड़ी होनी चाहिए। तो आई होप ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क चलो रिस्क समझते हैं। तो रिस्क काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से समझना। तो रिस्क में बात करते हैं, यहाँ पर एक कोट दिया हुआ है, टुमारो प्रॉब्लम्स आर टुडे रिस्क। ये बहुत ही ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टुमारो प्रॉब्लम आर टुडे रिस्क। कल की जो प्रॉब्लम आपके पास आएगी वो क्या है, आज का रिस्क ही है। नहीं समझ रहे हो, रिस्क क्या होता है? कल प्रॉब्लम जो आएगी, मान चलो अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आप पढ़ोगे नहीं, तो रिस्क क्या है, कल की पेपर नहीं अच्छा होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी ना कल, एक रिस्क ही तो है। तो क्यों रिस्क लेना यार, मेरी वीडियो को देखो, आओ एक यूनिट की वीडियो 1 यूनिट में कवर करो, तो कोई रिस्क ही नहीं रहेगा कल के लिए, कल प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होगी। आई होप कि आप समझ रहे होगे। यानी कि टुमारो प्रॉब्लम आर टुडे रिस्क, यानी कि आज आप कोई एक्टिविटी करते हो, आज कोई रिस्क लेते हो, तो वो कल की प्रॉब्लम होती है, ठीक। हेंस अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ अ रिस्क इज अ प्रॉब्लम दैट could cause some loss or threaten the progress of the project but which are not happened yet। देखो जो रिस्क होती है वो अकर तो हो जाती है, लेकिन वो हैपेंड नहीं होती, उसकी वजह से कुछ चीज़ रिस्क आ जाता है, ठीक है। अब ये मत समझ रिस्क है तो इसका है, वो अलग की चीज़ें होती हैं। आई एम जस्ट यूजिंग दिस सच टाइप्स ऑफ वर्ड, सो डोंट टेक इट माइंड, आई एम जस्ट यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ लैंग्वेज टू मेक अ सम फनी मोमेंट, सो डोंट टेक इट सीरियस, ओके। सो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट पे बात करते हैं। दीज पोटेंशियल इशूज माइट हार्म कॉस्ट, शेड्यूल और टेक्निकल सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द क्वालिटी ऑफ आवर सॉफ्टवेयर डिवाइस और प्रोजेक्ट टीम मोरल्स, ठीक। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट में और क्या है, रिस्क मैनेजमेंट इज द सिस्टम ऑफ आइडेंटिफाइंग, एड्रेसिंग एंड एलिमिनेटिंग दीज प्रॉब्लम्स बिफोर दे कैन डैमेज द प्रोजेक्ट। अब देखो रिस्क मैनेजमेंट में मैंने क्या बताया कि रिस्क एराइज होती है, यानी कि वो उसकी वजह से कुछ चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, रिस्क आ गई उसकी वजह से, ये नहीं कि फ्यूचर में होगा ना प्रॉब्लम, ऐसा तो नहीं प्रॉब्लम आ ही गई सामने, रिस्क भी आ गया प्रॉब्लम भी आ गया, नहीं, रिस्क एराइज होती है बस। उससे अगर हम वहीं पे अगर हम उसे वहीं पे फाइंड आउट कर देते, उसे सॉल्व कर देते हैं, तो वो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं बनती है, ठीक है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए रिस्क है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका एग्जाम नहीं सही होगा, यानी कि अगर रिस्क है तो आप क्यों नहीं आज पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिए, वो प्रॉब्लम आपकी आएगी नहीं फ्यूचर में। आई होप कि आप ये रियल से आप समझ रहे होंगे कि रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा माइनर कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो देयर आर स्क्वायर मेजर 3 मेन क्लासेस ऑफ रिस्क, जैसे कि एक प्रोजेक्ट रिस्क होता है, टेक्निकल रिस्क होता है, एक बिजनेस रिस्क होता है, ये 3 रिस्क होते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एंड यहाँ पे बात करते हैं प्रोजेक्ट रिस्क क्या होता है, टेक्निकल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क। प्रोजेक्ट रिस्क में क्या होता है, प्रोजेक्ट रिस्क कंसर्न डिफर फॉर्म ऑफ बजटरी, शेड्यूल, पर्सनल रिसोर्स एंड कस्टमर रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, ये प्रोजेक्ट रिस्क में आता है, ठीक है। अब देखो बजट से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड, पर्सनल रिसोर्स एंड कस्टमर रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। अब देखो प्रोजेक्ट मान लो आप बना रहे हो, अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, टाइम से बन नहीं पाए तो शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ रिसोर्सेज वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे मान लो आप एप्लीकेशन बना रहे हो, वैसे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, मान लो एप्लीकेशन बनाना है और आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो जैसी नाम की कोई आईडी ही नहीं है, तो कैसे बनाओगे एप्लीकेशन, तो रिसोर्सेज वगैरह की भी प्रॉब्लम वहाँ पे आकर हो जाती है। यानी कि ये सब रिस्क है ना, तो मैं क्या करूँगा, पहले ही एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर लूँगा, ठीक, तो मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है वहाँ पे, ठीक। टेक्निकल रिस्क में क्या होता है,
टेक्निकल रिस्क कंसर्न पोटेंशियल मेथड इम्प्लीमेंटेशन इंटरैक्टिंग टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस इशू, ये जितनी चीज़ें आती हैं टेक्निकल इशू के अंदर आती हैं। ठीक, बिजनेस रिस्क में क्या होता है, दिस टाइप्स ऑफ रिस्क कंटेन्स रिस्क ऑफ बिल्डिंग एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट दैट नो वन नीड, लूजिंग बजटरी और पर्सनल कमिटमेंट्स एक्सेट्रा। बिजनेस रिस्क में क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई कंपनी से बनवा रहा है एप्लीकेशन, तो अगर वो एप्लीकेशन अच्छी नहीं बनती है, उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं बनती है, तो वो भी एक रिस्क ही होता है ना कि कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि उसको भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है कि लाओ अच्छे से एप्लीकेशन बना के कस्टमर को देते हैं जिससे वो सेटिस्फाई रहेगा, तो यहाँ पे रिस्क नहीं रहती है। आई होप कि सभी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी और आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड ये वीडियो हम लोग की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। एंड कंग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने वीडियो अभी तक देखी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।